हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विच इज़ 12.7 टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर. So let's begin. We know that a battery or a cell is a source of electrical energy. The chemical reaction within the cell generates a potential difference between the two terminals that sets the electrons in motion to flow the current through a resistor or a system of resistors connected to the battery. हमें पता है कि एक जो बैटरी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स होता है, यानी कि जैसे ही हम कोई बैटरी किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फ्लो आना स्टार्ट हो जाता है. अब ये जो हमारे पास बैटरी है इसके अंदर से एनर्जी कौन सी रिलीज हो रही है? ये हो रही है केमिकल एनर्जी रिलीज. जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो बैटरीज होती हैं या फिर जो सेल्स होते हैं उनमें लिथियम आयन होता है. ठीक है, लिथियम आयन जो है यानी कि लिथियम उसमें एक केमिकल है, उसी के फ्लो की वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी सप्लाई डिवाइस में भी हो पाती है. We have also seen in section 12.2 that to maintain the current, the source has to keep expending its energy. Where does this energy go? And हम लोगों ने ये भी पढ़ा है एंड आप लोगों ने नॉर्मली भी अपनी लाइफ में देखा होगा कि हमें जो वोल्टेज है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअसली सप्लाई करते रहनी पड़ती है. ऐसा नहीं होता कि हमने एक बार स्विच ऑन किया और जो मोटर है वो चलती रहे. हमने एक बार स्विच ऑन किया एंड देन हमने उस स्विच को ऑफ कर दिया, फिर भी जो मोटर है वो चलती रहे या फिर जो हमारा चार्जर है वो चार्ज करता रहे. जब तक हमें चार्जिंग चाहिए, जब तक हमें मोटर को रन करवाना है, तब तक हमें उसको वोल्टेज सप्लाई देनी पड़ेगी. तो ये जो इतनी सारी एनर्जी है ये कहां पे रिलीज हो रही है, इनकी स्पेंडिंग कहां से हो रही है? A part of the source energy is in maintaining the current may be consumed into the useful work like in rotating the blades of an electric fan. Rest of the source energy may be expended in heat to raise the temperature of the gadgets. अब आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर जो डिवाइसेस इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं वो कुछ देर के बाद गर्म भी हो जाते हैं. ये जो एनर्जी है ये दो पार्ट्स में रिलीज होती है, दो पार्ट्स में इनकी जो स्पेंडिंग है वो होती है. एक पार्ट तो होता है कि उस डिवाइस की हमें वर्किंग करनी होती है. फॉर एग्जांपल फैन है, इलेक्ट्रिक फैन है, हमें उसको रोटेट करवाना है. ठीक है, तो रोटेशन ऑफ द फैन इज इट्स वर्किंग. तो ये जो वोल्टेज सप्लाई है ये उस रोटेशन में यूज हो रही है. साथ के साथ ही क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रिक फैन है वो थोड़ा गर्म भी हो जाएगा, जो उसका टेम्परेचर है वो राइज भी कर जाएगा. थोड़ी सी जो एनर्जी है वो राइज इन टेम्परेचर में भी चली गई. ठीक है, एक पार्ट आपका कंज्यूम हुआ है वर्किंग में और दूसरा पार्ट आपका यूज हुआ है टेम्परेचर को रेज करने में. तो इस तरीके से हमें जो वोल्टेज की सप्लाई है वो कॉन्टिन्यूअसली रखनी पड़ती है. We often observe this in our everyday life. For example, an electric fan becomes warm if used continuously for longer time, etc. On the other hand, if the electric circuit is purely resistive, that is, a configuration of resistors only connect to a battery, the source energy continuously gets dissipated entirely in the form of heat. This is known as heating effect of current. This effect is utilized in devices such as electric heater or electric iron, etc. हमने अभी अभी पढ़ा कि फैन की वर्किंग और फैन के टेम्परेचर को रेज करने के लिए जो सप्लाई है वोल्टेज की वो कॉन्टिन्यूअसली हमें देनी होती है. अब अगर हम इसी फैक्टर को लेके चलें तो कुछ ऐसे से डिवाइसेस जिनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होगी, ठीक है, उनमें जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है वो बहुत ज्यादा होगा. ओके, एंड ऐसे में जो वो डिवाइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हॉट भी हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक हीटर की, इलेक्ट्रिक आयरन की, इलेक्ट्रिक गीजर्स की, ठीक है, तो ये सारे के सारे ही डिवाइसेस वो हैं जिनमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट दिखाई देता है. क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इनके अंदर जो भी एलिमेंट्स लगे हैं, चाहे वो कॉन्स्टेंटिन है, चाहे वो निक्रोम है, ये जो भी एलिमेंट्स इनके अंदर यूज होते हैं इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होती है. रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से इनमें हीटिंग इफेक्ट भी बहुत ज्यादा जनरेट हो जाता है. कंसिडर अ करंट I flowing through a resistor of resistance R. Let the potential difference across it be V. Let T be the time during which a charge Q flows across.
The work done in moving the charge Q through a potential V is VQ. Therefore, the source must supply energy equal to VQ in time t. Hence, the power input to the circuit by the source is P is equal to VQ by T is equal to VI. अब मैं आपको ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है ये मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं कि यहाँ पे मतलब क्या है। इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी एक इलेक्ट्रिक डिवाइस चलेगा और उसमें कोई ना कोई वोल्टेज होगी तो वो चार्ज को फ्लो करा रहा होगा, एक वर्क डन हो रहा होगा इस चार्ज को फ्लो करवाने के लिए कुछ टाइम में, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहां पे लिखा है P इज इक्वल टू वी क्यू बाई टी, और हमें यह भी पता है कि Q बाई टी इज इक्वल टू आई, क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको बेसिकली याद रखना है पावर का जो आप मेन फॉर्मूला यूज करोगे आपके न्यूमेरिकल्स में, इट विल बी P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। ये देखिए यहां पे P इज इक्वल टू वी आई इज योर मेन फॉर्मूला, आपको इसे लर्न करना है, ठीक है। अब ये P इज इक्वल टू वी इंटू आई है और I की वैल्यू हमें पता है क्या होती है Q बाई टी, इसीलिए हमने यहां पे क्या लिख दिया P इज इक्वल टू वी क्यू टी इज इक्वल टू वी आई, क्योंकि एक ही बात है Q अपॉन टी भी आई होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये इक्वेशन यहां पे बना दी, दिस इज योर 12.19 इक्वेशन। नाउ देन इसके बाद और द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम t इज P इंटू टी, that is VIT. What happens to the energy expended by the source? This energy gets dissipated in the resistor as heat. Thus, for a steady current I, the amount of heat, that is H, produced in time t is H is equal to VIT. यहां पे हमने क्या किया, देखो जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है उसका फॉर्मूला इज P इंटू टी, ठीक है। सो P जो है वो अभी अभी हमने यहां पे निकाला P इज इक्वल टू VI, तो उस P की जगह हमने क्या लिख दिया VI, और ये जो T है ये हमने एज इट इज यहां पे लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, सो हमने यहां पे क्या किया, इस V की जगह हमने आई आर लगा दिया, तो हमने क्या किया H इज इक्वल टू आई आर इंटू आई इंटू टी, H इज इक्वल टू आई आर इंटू आई इंटू टी। तो अब क्या होगा, I और I बन जाएगा आपका I स्क्वेयर, ठीक है। सो इट विल बी I स्क्वेयर इंटू R, ठीक है। ये वाला R, ये I आए तो स्क्वायर हो गए, ये R इधर आ गया और ये हो गया आपका T। सो H इज इक्वल टू I स्क्वेयर इंटू R इंटू T। हाँ जी, सो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ वी गेट H इज इक्वल टू I स्क्वेयर इंटू R इंटू T। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। The law implies that heat produced in a resistor is directly proportional to the square of the current of the given resistance, directly proportional to the resistance of a current given, directly proportional to the time for which the current flows through the resistor। मतलब H जो है वो I स्क्वेयर के प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। I is directly proportional to the square of the current, sorry, H is directly proportional to the square of the current, H is directly proportional to the resistance and H is directly proportional to the time। यही चीज आपको यहां पे दी हुई है। In practical situation, when an electrical appliance is connected to a known voltage, for example, equation 12.21, आपकी equation 12.21 ये है, is used after calculating the current through it using the relation I is equal to V upon R। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर हमारे को प्रैक्टिकल सिचुएशन में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की हीट जो है, हीट प्रोड्यूस जो है, अगर वो हमें जानना होता है तो हम H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी को यूज करते हैं। सो आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट खत्म हो गया है, फिनिश हो गया है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12.10 विच इज रिलेटेड टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट्स, वॉट्स यानी कि ये पार दी हुई है हमें, वॉट्स व्हेन heating is at the maximum rate and 360 watt when the heating is at the minimum rate। तो हीटिंग जो है उसकी मैक्सिमम जो रेट है वो है हमारे पास 840 और जो मिनिमम रेट है वो हमारे पास है 360 वाट। वोल्टेज हमें कितनी दी हुई है 220 वोल्ट। व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंसेस इन ईच केस का करंट और ईच केस के रेजिस्टेंस हमें बतानी है। करंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, P इज इक्वल टू V इंटू आई। मैक्सिमम P हमारा कितना है 840, यहां पे हम लिख देंगे 840। V हमें कितना दिया हुआ है 220
आई हमें निकालना है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी, आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी, और आपका आंसर कितना आ गया 3.82 एम्पियर। रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, आर जो है वो हमारे पास कितना है V अपॉन आई, आर है हमारे पास V अपॉन आई 220 V डिवाइडेड बाय 3.82 एम्पियर जो भी हमने निकाला था। सो इसका आंसर हमारे पास आ गया है 57.60 ओम्स। सो इसी तरीके से आप अपना सेकंड सॉल्यूशन भी निकालेंगे, सेकंड पार्ट भी निकालेंगे। सो अब इस टॉपिक का हम लास्ट एग्जाम्पल करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि पार हमें कितनी जो हमें हीट है जो हमें वो दी हुई है 100 जूल्स। 100 जूल्स की हीट है हमारे पास, टाइम कितना है 1 सेकेंड, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम्स। फाइंड आउट हमें करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स, पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। एच दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, आई की वैल्यू हमारे को निकालनी है। क्यों निकालनी है, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है, आर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर हमें आई की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें V की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको रिलेट करेंगे, हम इसकी जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है वो करेंगे। ठीक है, सो हमने क्या किया, इसको हमने रीअरेंज किया, आई स्क्वेयर इज इक्वल टू एच बाय आर टी। ठीक है, एंड देन इसके बाद हमें आई निकालना है, तो आई यहां पे आ गया अंडर रूट एच बाय आर टी। तो यहां पे यही फॉर्मूला इन्होंने पुट किया है, यहां पे लिखा 100, उसके नीचे लिखा 4 ओम्स इंटू 1 सेकेंड, हमारे पास आंसर आ गया 5 एम्पियर। अब इसके बाद हमें निकालना था V के लिए फॉर्मूला कौन सा है, V इज इक्वल टू आई आर। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, आई आर में आपके आई की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर, आर की वैल्यू आ गई 4 एम्पियर, एंड आपका 20 वोल्ट आंसर आ गया। ठीक है, सो ये था हमारा टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स मोस्टली आ जाते हैं, तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।